नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम हिंदी व्याकरण की वस्तुनिष्ठ जो पर्सन थे उनका अभ्यास कर रहे थे और उसमें एक क्लास हम ले चुके हैं और वो क्लास ली थी हमने वर्ण विचार से रिलेटेड। अब हम ये जो दूसरी क्लास है ये भी वर्ण विचार से संबंधित ही है और इसमें हमने कोशिश की है बहुत शानदार शानदार तरीके के प्रश्न लेके आने की। ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक तैयारी आपने किस लेवल की है उसकी आप जांच कर सकते हैं। पहले भी आपने कुछ क्वेश्चन देखे हैं कि उनमें हमने क्या लेवल दिया आपको, और अब देखना देख कौन कौन से लेवल आते हैं। बहुत शानदार लेवल आने वाला प्रश्नों का। और आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला, टोटल तो इसमें जो 11 नंबर का प्रश्न है, बाकी आज का पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। देखिए, प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है और इसमें क्या याद रखना है आपको कि कौन सी बात गलत है। सही की बात नहीं कर रहा है, गलत बात बतानी। मतलब नीचे जो चार फैक्ट दे रखे हैं, चार ऑप्शंस जो दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन में दे रखा है कि जो ध व्यंजन होता है, तय वाली लाइन में आता त थ द ध, जो ध है ये सगोश होता है, महाप्राण होता है और दंते होता है। बी में दे रखा है ब व्यंजन जो है वो सगोश होता है, ओष्ठ्य होता है, महाप्राण होता है। सी में दे रखा है च जो वर्ण होता है वो अघोष, तालव्य या अल्पप्राण होता है। और जो ख व्यंजन है, ख व्यंजन कंठे, महाप्राण और अघोष होता है। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, ये अगर आपने वर्ण विचार टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो ही आप इसको हल कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि अघोष या सघोष कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें सघोष वर्णों की, जैसे कि सघोष वर्णों की बात करें, एक बात इसको देखो, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नाद के आधार पे, किसके आधार पे, नाद के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विद्यार्थियों अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। नाद के आधार पे अघोष सघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष और सघोष होते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। और जो प्राणवायु है, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन को हल करना ही सब कुछ नहीं होता, हमें उसको किस प्रकार से हल करना है वो हमें आना चाहिए। अब मेन एग्जाम में इतना समय लगेगा जब तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, समय खाने वाला पेपर क्वेश्चन है ये, तो कोई बात नहीं, इसको हम हल करके तो बताएं कि किस प्रकार से होगा। क्योंकि आप इन्हें इस टॉपिक को अगर डिटेल से नहीं पढ़ा है तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हल कर ले, चाहे आपने टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखिए, अल्पप्राण में बात करें कि अल्पप्राण में वर्ण कौन से आते हैं, तो अल्पप्राण में आते हैं विद्यार्थियों वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और महाप्राण में आता है सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। इसी प्रकार जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं, जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं यरलवय को, वो आते हैं अल्पप्राण में। और जितने भी उष्ण व्यंजन होते हैं, जितने भी उष्ण व्यंजन होते हैं वो सारे किस में आते हैं, महाप्राण में। यानी कि स स तीनों स और है, ये किस में आता है, महाप्राण में आता है। और जितने भी स्वर होते हैं ये सारे स्वर किस में आते हैं, अल्पप्राण में। मैं प्राणवायु के आधार पर बात कर रहा हूँ। नाद के आधार पर बात करें तो नाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष में सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है और सघोष में सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाता है। इसके अलावा अघोष में तीनों स आ जाते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंते स, ये तीनों स इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा है इधर आ जाता है, इसमें चला जाता है। और इसमें जितने भी स्वर है वो सारे इधर चले जाते हैं और जितने भी अंतस्थ है वो यहाँ इधर चले जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ शब्दावली और आ रही है। तो दंते, दंते में कौन कौन से आते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो तय वर्ग आता है, पूरा तय वर्ग आता है और इसके अलावा ल और स आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओष्ठे में, ओष्ठे में कौन कौन से आते हैं, तो ओष्ठे में देखिए विद्यार्थियों, मतलब ओष्ठे किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण होठों से होता है उनको ओष्ठे कहते हैं। तो इसमें पूरा प वर्ग आ जाता है, कौन सा, प वर्ग पूरा आ जाता है और इसके अलावा व आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तालव्य, तो तालव्य में च वर्ग पूरा आता है, च वर्ग, और इसके अलावा य और स इसमें आ जाता है। और कंठे में कौन सा आता है, कंठे में आता है क वर्ग, कौन सा, क वर्ग पूरा आ जाता है। इसके अलावा विसर्ग आता है और ह आ जाता है, ये सब आते हैं कंठे में। अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी बात गलत है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं
ध व्यंजन के बारे में। विद्यार्थियों बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में, मान लीजिए ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कराता है। तो ध व्यंजन क्या सगोश होता है? तो देखो त थ ध तीसरा है, मतलब तीसरा किस में आता है? सगोश में आता है। बिल्कुल, ये बात तो राइट है। क्या महाप्राण है ध? तीसरा है, तो तीसरा देखो महाप्राण में आता है क्या? तीसरा महाप्राण में आता है, अल्पप्राण में आता है? तो विद्यार्थियों इस देखो महाप्राण, महाप्राण किसको कहते हैं? दूसरा और चौथे को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो इसमें दूसरा और चौथा तो बिल्कुल ये महाप्राण में आ रहा है। इसके अलावा दंते, क्या दंते है? ये बिल्कुल दंते है। दंते देखो, दंते में आता त वर्ग, तो त थ द ध ये आ गया। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बी राइट आंसर होने वाला है इसका, अगर आपको आंसर जानने की जल्दी है तो। लेकिन हुआ कैसे उसको हम देखते हैं। अगर ब व्यंजन की बात करें तो ब देखो प वर्ग में आता प फ ब भ, तीसरा होता है। तो ब सगोश है, बिल्कुल सगोश है। ओष्ठ है, बिल्कुल ओष्ठ है। महाप्राण है? नहीं, महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है। इसमें ये गलती कर रखी है, अल्प प्राण में आएगा। ये क्या आता है यहाँ पे? अल्प प्राण आता, तो ये गलती। बाकी च वर्ग अघोष होता है, बिल्कुल तालव्य होता है, अल्प प्राण होता है, राइट है। और द की बात करें तो द में दे रखा ख, यानी कि ये कंठ होता है, और महाप्राण है और अघोष है। बाकी सारे राइट है। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। और बी में भी क्या गलती कर रखी है? केवल महाप्राण की जगह पे क्या आना चाहिए था? अल्प प्राण आना चाहिए था। इस प्रकार से ऐसे सवाल हल करने हैं आपको। आगे देखो और भी दे रखा है कि स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, देखो एक तो होता है स्वर सहित, एक तो होता है स्वर सहित, और एक होता है स्वर रहित। स्वर रहित, तो स्वर रहित का मतलब है, जैसे माना कि मैं ले लेता हूँ क व्यंजन ले लेता हूँ, और क के नीचे हलंत लगा दिया, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं मिला हुआ। इसका अगर हम टुकड़ा करते हैं तो इसका हलंत वाला क ही निकलता है। और स्वर सहित का मतलब है, जैसे ये क लिख दिया हमने, पूरा क लिख दिया, इसका मतलब यह है इसमें हलंत वाला क और अ छुपा हुआ है। तो एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है कि स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ हुआ है, मतलब जिस र में स्वर मिला हुआ है उसका प्रयोग कहाँ हुआ है। जैसे ट्रक, शत्रु, पुनर्निर्माण और त्राटक, यहाँ पर कौन से विकल्प में विद्यार्थियों इसका प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा क्या? देखो स्वर रहित की बात कर रहा है, इसमें चला जाएगा पुनर्निर्माण। क्या चला जाएगा? पुनर्निर्माण। 12वें का जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है सी। क्या जा रहा है? सी। इसको मैं करके बता देता हूं आपको कैसे, आप खुद ही बता दोगे। देखिए अगर हम बात करें ट्रक में, ट्रक में जो आधा ट है और र पूरा है, इसमें ध्यान रखना। और शत्रु में अगर हम इसमें र की बात करें तो यहाँ शत्रु में जो र आ रहा है, इसमें विद्यार्थियों ऊ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ऊ छुपा हुआ है, ऊ स्वर छुपा हुआ है। और यहाँ जो त्राटक में की बात करें तो यहाँ त्राटक में जो र है, इस र में आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आ। लेकिन यहाँ पुनर्निर्माण की बात करें तो इस प्रकार से आया है, पुनर्निर्माण इस प्रकार होता है। ठीक है, ये वाला है, तो इसमें र अलंत वाला आ रहा है, तो स्वर रहित की बात कर रहा, स्वर सहित की बात नहीं कर रहा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। आगे देखो विद्यार्थी, और अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आएगी? 2011 सब इंस्पेक्टर भर्ती में पूछा गया सवाल है इसी प्रकार से। ठीक है, सवाल क्या था कि यदि नीचे का होठ, ये क्या बात कर रहा है? नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई आती? मतलब होठ अगर काट दिया जाए तो कौन से जो वर्ण है, कौन से व्यंजन है, उनको उच्चारण करने में कठिनाई आती है। तो जिनका उच्चारण होठों से होता है उनको बोलने में दिक्कत आएगी। जैसे माना कि ओष्ठे वाले जो होते हैं वो आता है प वर्ग पूरा आ जाता है। कौन सा प वर्ग? प वर्ग में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म। एक तो ये आते हैं विद्यार्थियों, और इसके अलावा वह भी आता है, किसमें? प वर्ग में आता है। अब देखो इसमें से क्या दिक्कत रहेगा? ल, ल नहीं हो सकता क्योंकि ल तो दंते में आता है। इसी प्रकार ब, इसी प्रकार ध, ध भी दंते में आता है। ध किस में आता है? कंठे में आ जाता है। ध तो किस में आएगा? कंठे में आ जाएगा, ये कंठे में आता है। और जो ध आता है ये दंते में आता है। और ल किस में आता है? ल भी दंते में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ब। क्योंकि ब देखो कहाँ आ रहा है? प वर्ग में आ रहा है। तो प वर्ग का उच्चारण किससे होता है? होठों से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा विद्यार्थियों। क्या जाएगा? बी। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये ध्यान रखना, 2011 सब इंस्पेक्टर भर्ती में पूछा गया था। आगे अगला प्रश्न है कि उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दे रखे हैं कि उचित ध्वनि का प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने,
आरजू, खसरा, पढ़ाई और जफर। तो सबसे पहले तो हमें उच्छिप्त वर्ण आने चाहिए कि उच्छिप्त वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो उच्छिप्त वर्ण विद्यार्थियों एक तो होता है ड और एक होता है ढ। ये दोनों उच्छिप्त वर्ण है। इनको हालांकि उच्छिप्त वर्ण के अलावा इनका और भी नाम मिलता है ताड़न जात। क्या नाम मिलता है? ताड़न जात कहते हैं इनको। इनको विद्यार्थियों द्विगुणित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुणित भी कहते हैं, द्विस्पृष्ट भी नाम मिलता है। तो 3-4 नाम इनके मिल जाते हैं उच्छिप्त वर्णों के। तो इनमें से कौन से में प्रयोग हुआ इनका? तो पढ़ाई में इसका प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी चला जाएगा। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? सी जाएगा विद्यार्थियों। देखिए, और इस इन ड और ढ के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनका कभी भी किसी शब्द के शुरुआत में प्रयोग नहीं होता। जैसे कई बार हम डमरू लिखते हैं या ढोल शब्द लिखते हैं, तो ढोल में अगर इस प्रकार से आप जो ढोल लिख देते हैं इस प्रकार से, तो ये गलत है। ऐसा ढोल कभी भी नहीं लिखना। ढोल शब्द जो लिखा जाता है इसमें ढ होता है, लेकिन ये वाला होता है जो ट वर्ग में आता है, ट ठ ड ढ, वो ढ होता है, बल्कि ये ढ है। ध्यान रखना, ये ढोल में कभी भी इस प्रकार से मत लिखना। इसी प्रकार जैसे सड़क हम लिखते हैं, तो सड़क में तो विद्यार्थियों बीच में आएगा चलेगा, और लेकिन हम लिखते हैं डमरू। क्या लिखते हैं? डमरू। और कई विद्यार्थी क्या करते हैं, डमरू को सजाने के लिए इसके नीचे ये ऐसा नुक्ता चिन्ह लगा देते हैं, जो कि गलत है। ऐसे उच्छित वर्ण का प्रयोग कर देते हैं जो गलत है, ये नहीं आएगा। ध्यान रखना, कभी भी इसमें ये वाला ही आता है, डमरू। ठीक है, आगे अगला जो पर्सन है उसको देखिएगा। स स स ह कौन से व्यंजन है विद्यार्थियों? स स स ह कौन से व्यंजन है? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। बताओ कौन से हैं ये? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इनका राइट आंसर क्या जाएगा? संघर्षी। 15 का जो राइट आंसर है वो सी। क्या है? सी है। आगे देखिए, री को क्या कहेंगे? री जो स्वर है उसको क्या कहेंगे? ओ सॉरी, मैंने आंसर बता दिया। री क्या है यहाँ पर? देखिए, अक्षर है, वर्णमाला है, व्यंजन है या स्वर है? ये तो बहुत सरल सवाल आ गया, ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल सवाल है। तो देखो, यहाँ पर जो प्रश्न दिए जाएंगे, कठिन सवाल भी दिए जाएंगे, बहुत सरल भी दिए जाएंगे, जिससे जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को देख रहा है, इस प्रश्नोत्तरी का जो अध्ययन कर रहा है लगातार, वो डिमोटिवेट भी ना हो। थोड़ा बहुत मोटिवेट भी तो होता रहना चाहिए ना, क्योंकि थोड़े थोड़ा अगर उसको मिलते रहेंगे कुछ न कुछ सवाल, अगर वो सारे करता रहेगा ठीक, तो ठीक रहेगा उसके लिए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो सारे अटेंड करेंगे, उनका एक भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहीं न कहीं निकुंज सर की मदद ली है, और नहीं ली है जिस से पढ़ा है, इसका मतलब आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, नो डाउट। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे से पढ़े हैं तो इनको हल कर पाएंगे। किसी भी गुरु से पढ़े होंगे आप, कि जो प्रत्येक गुरु का यही उद्देश्य रहता है, उसके शिष्य जो भी पढ़ते हैं उससे वो 100% उनके द्वारा जो भी एग्जाम दिया जाता है उसको क्लियर करें। आगे अगर आप बात करें, अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या है? रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? मतलब ये देखिए, एक तो इस प्रकार से रू होता है और एक इस प्रकार से रू होता है। तो इस र का मतलब है अलंत वाला और छोटा ऊ। र अलंत वाला छोटा ऊ है, और इस रू का मतलब होता है अलंत वाला र और बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसमें देखो कौन से वाले में इसका प्रयोग हुआ है रू का। तो मेरे हिसाब से तो विद्यार्थियों ये होना चाहिए बी। क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। बाकी और कोई सब इसमें सेट नहीं हो रहा है, तो बी राइट आंसर चला जाएगा। तो 17 का राइट आंसर क्या विद्यार्थियों? बी है। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन का प्रयोग हुआ है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? 4 विकल्प दे रखे हैं, ट, ठ, ल और छ। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि पार्श्विक व्यंजन होते कौन से हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय वायु जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, उससे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं पार्श्विक व्यंजन। देखो, एक शब्द होता है विद्यार्थियों पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व शब्द होता है। पार्श्व शब्द का मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। अगर वायु के दोनों बगल से बाहर निकल रही है, दोनों बगल से बाहर निकल रही है, तो उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको बोलते हैं ट, ठ, च वगैरह, ये तो इनमें नहीं निकलती, लेकिन जैसे हम लय को उच्चारित करते हैं, इसको लय को उच्चारित करते हैं, तो जीभ के दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी चला जाएगा। बोलिए, आप उच्चारित कीजिए लय। लय। तो जीभ के दोनों तरफ से वायु बाहर निकल रही। आगे देखो, अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, जब र व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण का स्थान कहाँ मिलता है? जब र किसी व्यंजन के बाद में आता है तो उसको स्थान कहाँ मिलता है? ऊपर,
नीचे, मध्य में या प्रारंभ में, बताओ विद्यार्थी। तो 19वें का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बी। क्या जाएगा विद्यार्थियों? बी जाएगा। क्या जाएगा? बी। जैसे हम लिखते हैं विद्यार्थियों, जैसे क्रम लिख दिया हमने, तो क्रम लिख दिया तो इस प्रकार से ये कहाँ चला जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। अगला प्रश्न है, जब र हलंत वाला होता है तो किसी व्यंजन के आगे आता है तो उसे वर्ण का स्थान कहाँ मिलता है? तो इसमें मिलता है विद्यार्थी ऊपर। कहाँ मिलेगा? तो 20वें का राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए जाएगा। कैसे ऊपर मिला? देखो मैं बताता हूं। जैसे हमने लिखा निर्माण, इस प्रकार से लिखा है, तो ये र जो होता है ये कहाँ जाएगा? आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो शब्द क्या बनता है? निर्माण बनता है। क्या बनता है? निर्माण शब्द बनता है। तो इस प्रकार ये ऊपर चला जाता है विद्यार्थियों। ये जो हमने 10 क्वेश्चन किए, उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आए होंगे। इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी और हमको लेके आनी है या नहीं लेके आनी है, आप कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों। थैंक यू मित्र।